हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा चुनावों को लेकर के निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है उस पर चर्चा करूंगा, उसका विश्लेषण करूंगा। उसके साथ साथ जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और लोकसभा के कुछ सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं उनका भी जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले महाराष्ट्र असेंबली का जिक्र कर लेते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि वहाँ 288 सीटें हैं। इस समय 210 के करीब सीटें, यानी 210 सीटों पर महायुति यानी जो एनडीए का बदला हुआ नाम है महाराष्ट्र में, उसका नियंत्रण है। उसमें 105 सीटें तो बीजेपी की ही थी जो घट करके 102 हो गई हैं, और उसके बाद 40 के करीब एकनाथ शिंदे की थी। शुरू में 11, 13, फिर 37, फिर 40, इस तरह से ये सीटें रही हैं। और 30 के करीब अजीत पवार फैक्शन की। हालांकि लोकसभा के चुनाव में अजीत पवार फैक्शन यानी एनसीपी का जो घटक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व अजीत पवार कर रहे हैं और इस समय महायुति के साथ सरकार बनाए हुए हैं, वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। कहा जा रहा है कि उनको 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं विधानसभा चुनाव में। और चूंकि लोकसभा चुनाव में उनका डिसमल परफॉर्मेंस था, संख्या विधानसभा के आधार पर नहीं लोकसभा के आधार पर आवंटित किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और 80 से 85 सीटें एकनाथ शिंदे को मिलेंगी और 150 से 155 सीटों के बीच बीजेपी रहेगी। दूसरे शब्दों में बीजेपी के पास बहुतायत सीटें रहेंगी। हालांकि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसके मुद्दे पर कल प्रेस को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई ऐसा है, हमारे यहाँ यानी महायुति में इस बात को लेकर कोई भी विवाद नहीं है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन महाविकास अघाड़ी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि भाई महाविकास अघाड़ी में चीफ मिनिस्टर को लेकर के झगड़ा चल रहा है और अच्छा खासा है। पहले उद्धव ठाकरे अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन शरद पवार ने जब से कह दिया भाई जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी उसी का चीफ मिनिस्टर होगा, तब से सभी फैक्शन शांत हैं। यानी महाविकास अघाड़ी में एनसीपी, शरद पवार गुट, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना, तीन फैक्शन हैं जिनको लोकसभा में 48 में से 47 पर चुनाव है। नांदेड़ पर उपचुनाव अब होने जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है नांदेड़ के जो वो थे एमपी, सिटिंग एमपी, चुनाव के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से नांदेड़ पर उपचुनाव अभी होने जा रहे हैं। तो कुल 48 सीटें थी, माने 48 में से आप कह लीजिए 47 पर चुनाव हुए, जिसमें से 30 पर तो अकेले महाविकास अघाड़ी के फैक्शन को सफलता मिली। उसमें भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, संभवतः 14 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। उद्धव बाला साहब ठाकरे फैक्शन को कम सीटें मिली, जबकि चुनाव सबसे ज़्यादा सीटों पर वही लड़े थे। और उसके बाद शरद पवार के गुट वाले एनसीपी को सीटें मिली थी। खैर जो भी हो, लेकिन ये बात सही है कि महाराष्ट्र में जो वर्तमान सरकार है उसके प्रति जहाँ तक विधानसभा चुनाव का सवाल है उसके प्रति लोगों में अब गुस्सा लोकसभा जैसा नहीं है, खास करके संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर। रामदास अठावले की पार्टी जो बुद्धिस्ट दलित हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करती है, वो बीजेपी के साथ है। अब उसको कुछ सीटें मिलेगी नहीं विधानसभा में, ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकसभा में तो चुनाव लड़े नहीं थे। वो राज्यसभा से हैं और केंद्र में राज्य स्तर के मंत्री भी हैं। खैर क्या होगा इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, आने वाले समय में पता चल पाएगा। तो वर्तमान में जो स्थिति है वो यही है कि वहाँ बीजेपी सबसे बड़ा दल आज भी है, कल भी था।
ये दूसरी बात है कि उद्धव ठाकरे के साथ पिछला 2019 अक्टूबर में जो चुनाव हुए थे, उसमें 24 अक्टूबर कोई नतीजे आ गए थे। इस बार लगभग 1 महीना लेट से आएंगे, 23 नवंबर को आएंगे। और एक फेज में इलेक्शन तब भी हुआ था, एक फेज में इलेक्शन अब भी होगा। 20 नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि झारखंड में 81 सीटें ही हैं विधानसभा में, जबकि वहाँ नक्सल प्रभावित इलाकों में वहाँ एक दिन वोटिंग रखा गया है और एक दिन, यानी वहाँ 2 फेज में चुनाव होंगे। 13 और 20 नवंबर को 2 फेज में चुनाव होंगे, जबकि सीटें कम हैं, केवल इसलिए कि वह नक्सल प्रभावित इलाका है। नक्सलियों का मुख्य प्रभाव आपको पता ही होगा, खास करके MCC माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का प्रभाव वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता ही होगा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य रह गए हैं जहाँ नक्सलियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल से बहुत पहले कम हो गया था, जब वहाँ कम्युनिस्ट थे तभी। और PWG के समय 2007 के बाद से ही कम हो गया था आंध्र प्रदेश में, जब YS राजशेखर रेड्डी वहाँ CM थे, कांग्रेसी जगन मोहन रेड्डी के पिताजी। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का जब शासन था, तभी से उसका प्रभाव कम होना शुरू हो गया था। और इस समय तो, और विष्णुदेव साय जब जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके समय में काफ़ी हद तक कम हो गया। हालांकि अभी भी बीजापुर वगैरह जो है वो नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाके हैं। और छत्तीसगढ़ में कई हैं, चतरा वगैरह कई इलाके ऐसे हैं जहाँ की नक्सलियों का प्रभाव है। सॉरी, झारखंड में चतरा है, छत्तीसगढ़ में बीजापुर है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में थोड़ा असर था इनका, नक्सलियों का, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। और आंध्रा में, जो कि छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, काफ़ी प्रभाव था, लेकिन PWG पीपल्स वार ग्रुप का काफ़ी प्रभाव था। इन ग्रे हाउंड ऑपरेशन के बाद वहाँ चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। ग्रीन हंट ऑपरेशन तो छत्तीसगढ़ में भी चलाया गया था, ये P चिदम्बरम के दिमाग की उपज है। जब वो गृह मंत्री थे तो उन्होंने ग्रीन हंट ऑपरेशन को मंजूरी दिया था। और माना यह जा रहा है कि उसके बाद से छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो गया है। CRPF की वो बटालियन जो कोबरा बटालियन के नाम से जानती है, जो कि कम्बैट ऑपरेशन के लिए मशहूर है, उसी को लगाया गया है छत्तीसगढ़ में। और माना ये जा रहा है उसके आने के बाद कि वहाँ काफ़ी हद तक नक्सलियों का प्रभाव कम हो गया है, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ और झारखंड में उनका प्रभाव बना हुआ है। इसी वजह से झारखंड विधानसभा का चुनाव सीटें कम होने, 81 सीट होने के बावजूद 2 फेज में कराया जा रहा है, 13 नवंबर और 20 नवंबर। वहाँ भी 2 फैक्शन हैं। एक तरफ NDA है जिसके साथ BJP है, JDU है, और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP है। लेकिन देखना ये है कि झारखंड में इसका क्या असर होता है। दूसरी तरफ NDA है, और दूसरी तरफ UPA है। UPA में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ा घटक दल है, उसे 30 सीटें मिली थी पिछली बार 81 में। कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी, और कुछ निर्दलियों को मिला करके यह संख्या 52 या 53 तक पहुंच गई थी। मोटे तौर पर इस समय हेमंत सोरेन, जो कि UPA के प्रमुख घटक दल JMM के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके पिताजी शिबू सोरेन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वही हेमंत सोरेन ही इस समय झारखंड के CM हैं। और चूँकि लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सफलता उनको मिली थी उसमें आदिवासी इलाकों में, तो इस वजह से चंपाई सोरेन के अलग होने के बावजूद और सीता सोरेन के अलग होने के बावजूद वह बीट है। उनको लगता है कि भाई इस बार भी आदिवासी इलाकों में वह बढ़िया करेंगे, जो भी हो। लेकिन यह सही है कि झारखंड में एक तीसरा फोर्स भी उभर रहा है, और अगर तीसरे फोर्स का प्रभाव रहा तो दोनों का पिच खराब कर सकता है। NDA और UPA दोनों का पिच खराब कर सकता है। तीसरे फैक्शन का नेतृत्व
जयराम महतो कर रहे हैं, उनका मानना यह है कि कुर्मी और कुशवाहा का 25% वोट है झारखंड में, तो वो महतो समाज से आते भी हैं, तो उनका मानना यह है कि वो इन्हीं का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू अगर पहुंचती है वहाँ और वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ती है, उसमें भी लेकिन है, उसमें भी एलजेपी में भी कि वो एनडीए के साथ रहेंगे कि अलग होंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक जयराम महतो का प्रभाव कम हो जाएगा, चूँकि नीतीश कुमार भी कुर्मी समाज से आते हैं और बिहार में कुर्मी समाज पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। बिहार से ही अलग होकर के 15 नवंबर को संभवतः झारखंड 2000 में झारखंड एक अलग राज्य बना था। तो मुझे लगता है वहाँ भी जो कुर्मी कुशवाहा हैं, चूँकि एनडीए के साथ कुशवाहा भी है, तो इस प्रकार से कुर्मी कुशवाहा हो सकता है एनडीए की ओर भी कुछ आवें। और ये देखना होगा आगामी चुनाव में, यानी 13 और 20 नवंबर को जो 2 फेज में चुनाव होगा, उसमें देखना होगा कि कुर्मी और कुशवाहा किधर जाते हैं। बहरहाल अभी स्थिति यही है कि झारखंड विधानसभा में जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के आधार पर बीजेपी बहुत पीछे नहीं है। 30 सीटें अगर जेएमएम को मिली थी तो 25 सीटें बीजेपी को भी मिली थी, ठीक है। और बीजेपी मान के चल रही है कि झारखंड में जो स्थिति बनी है उसके मद्देनज़र वह सत्ता में वापसी करेगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले जो एनडीए की सरकार चली, जिसको महायुति नाम दिया गया है, वो माना ये जा रहा है कि उसका भी दबदबा रहेगा इस चुनाव में। देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा, चूँकि इसमें बड़े नेता सब एकजुट हैं। जैसे एकनाथ शिंदे तो सीएम ही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल जब पूछा गया देवेंद्र फडणवीस से, तो उन्होंने, जो डिप्टी सीएम है, बड़ी पार्टी होते हुए बीजेपी ने उनको डिप्टी सीएम बना रखा है, महाराष्ट्र में वही बीजेपी के चेहरा है, तो एक बार सीएम रह भी चुके हैं फुल टर्म शिवसेना के साथ। तो उस समय ये देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह कर के इस बात को टाल दिया कि भाई हम लोगों का तो सीएम फेस निर्धारित है और हम लोगों के सीएम तय हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन विश्लेषकों का मानना है हो सकता है बीजेपी अगर ज़्यादा सीटें जीतती है तो देवेंद्र फडणवीस दोबारा सीएम बन सकते हैं। एकनाथ शिंदे से कहा जा सकता है भाई आप डिप्टी सीएम बन जाइए, और अजीत पवार के चांसेस तो कम लगते हैं। अजीत पवार इसी चक्कर में तो आए थे महायुति में कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अगर 40 के आसपास तोड़ लेते हैं विधायकों को, तो हो सकता है कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाएं उसके महायुति में। लेकिन वो सपना उनका धरा रह गया। लोकसभा चुनाव के बाद उनकी स्थिति थोड़ी और कमज़ोर भी हो गई है। उनकी पार्टी के ही एक प्रमुख नेता है प्रफुल्ल पटेल साहब, उनका कहना है भाई हमको राज्य स्तर के मंत्री का पद ऑफर किया गया था, लेकिन हम यूपीए सरकार में चूँकि कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो हम राज्य मंत्री का पद कैसे स्वीकार कर सकते हैं एनडीए में। खैर जो भी है, लेकिन एक ही सांसद चुन करके भेज पाए अजीत पवार फैक्शन के एनसीपी। हालांकि तुरही जो सिंबल है, जो पहले शरद पवार जब इनके साथ थे, तो तुरही सिंबल, एक आदमी तुरही बजाता हुआ यानी ट्रम्पेट बजाता हुआ ब्लो करता हुआ, ये सिंबल मिला था एनसीपी को। वो सिंबल अब एनसीपी अजीत पवार फैक्शन को अलॉट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। उसका कहना है भाई सबसे ज़्यादा विधायक इनके पास हैं, संभवतः 56 शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास थे स्प्लिट के पहले, तो 54 एनसीपी के पास थे। तो इसमें से करीब करीब 40 हट गए, तो 2/3 से ज़्यादा ही हुआ। तो इस प्रकार से अजीत पवार फैक्शन गदगद इस बात को लेकर के है, उसे लगता है कोंकण रीजन में जहां 40+ सीटें विधानसभा की आती हैं और 12 सीटें लोकसभा में आती हैं, वहाँ लगता है अजीत पवार फैक्शन को, चूँकि मोस्ट अर्बनाइज्ड इलाका है, कि वहाँ ये बढ़िया करेगा। शरद पवार उसी इलाके से आते हैं, रत्नागिरी, रायगढ़, पालगढ़ इत्यादि उसी इलाके में ज़िले हैं। पालगढ़ की घटना तो आप सभी लोगों को पता ही होगी।
तो जो भी है, जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना टूट गई। लोगों में आक्रोश था कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी ने शरद पवार गुट के एनसीपी को और उद्धव ठाकरे के गुट शिवसेना को तोड़ा है। तो उन लोगों ने लोकसभा में अपना गुस्सा तो निकाल लिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि विधानसभा में वही गुस्सा कायम रहेगा, क्योंकि लोकसभा में बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजाति खास करके बुद्धिस्ट दलित जो अदरवाइज रामदास अठावले के साथ रहते थे, उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट मतदान किया था। एक्चुअली हुआ ये था कि उस समय संविधान और आरक्षण का शगुफा कांग्रेस ने खड़ा किया था, जिससे अनुसूचित जाति या दलित समाज के लोग डर गए थे। उनको लगा कि बीजेपी 400 सीटें इसलिए लोकसभा में चाहती है कि वह संविधान बदल सके। हालांकि और उसमें बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसको हवा भी दिया था। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। खैर, तो इस प्रकार से जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहले 11 फिर 13 फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके 37 फिर 40 तक की संख्या हो गई शिवसेना की। एक्चुअली जब 13 सांसद इनके 13 विधायक जब अलग हुए थे, तभी शिवसेना ने इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दाखिल किया था, जिसमें एकनाथ शिंदे की उम्मीदवारी को भी रद्द करने का रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर निर्देश दिया था वहाँ के स्पीकर को, राहुल नार्वेकर को, कि भाई आप फलाने तिथि के पहले इसका निर्धारण, यानी जनवरी में कोई तिथि, शायद 10 जनवरी 2024 के पहले इसका फैसला कर लीजिए और करके हमको सूचित करिए। तो राहुल नार्वेकर ने किसी को अयोग्य नहीं ठहराया और एक संतुलित रास्ता अपनाया, बीच का रास्ता अपनाया। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि जो विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में होने वाला है, इसमें थोड़ा सा एनडीए यानी महायुद्ध का पलड़ा भारी दिखता है। उसका कारण ये है कि लोक लुभावन बहुत सारे फैसले इन्होंने किए। हालांकि यूपीए सरकार के, जिसको महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है, उसने भी काफ़ी लोक लुभावन वादे किए हैं। भाई वो सत्ता में आएंगे तो उन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी सत्ता में हैं, इसलिए इन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। जैसे इन्होंने महतारी योजना की तर्ज पर या महालक्ष्मी योजना की तर्ज पर 2000 रुपये प्रति महिलाओं को, प्रति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 2 करोड़ महिलाओं को देने का वादा किया है। 2000 रुपये या 2500 रुपये जो भी हो। तो ये एक लोक लुभावन वादा है। अब इसको इम्प्लीमेंट तो नहीं किया था अभी तक, 2 महीने का टाइम, लेकिन अनाउंसमेंट तो कर दिया। अब नया अनाउंसमेंट तो कर नहीं सकते, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, लेकिन इसको पहले अनाउंस कर दिया था, इसलिए इस पर यह लागू नहीं होता। तो खैर, जो भी है, देखना है कि भाई ऐसा है महाराष्ट्र में और झारखंड में बीजेपी के फॉर्चून्स कितने कारगर होते हैं, इसी पर टिका होगा आने वाले समय में बीजेपी केंद्र में कितना स्थिर रहती है। हरियाणा चुनाव के बाद जब वहाँ लगातार तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आने जा रही है, आज ही शायद सैनी साहब का शपथ भी होगा, जिसमें बीजेपी के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं शामिल होंगे और भी टॉप लीडर शामिल होंगे। तो इस प्रकार से देखना होगा कि बीजेपी अगर इन चुनाव में बेहतर करती है तो निश्चित रूप से केंद्र में उसकी सत्ता और मजबूत होगी, लोगों का विश्वास उसके प्रति और बढ़ेगा और वह कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय दल जो कि इंडी गठबंधन के हिस्सा हैं उन पर और हमलावर होगी। एक्चुअली इंडी में जो आई है वो इंक्लूसिव से को दर्शाता है, डी डेवलपमेंट है। तो इस प्रकार से ए से अलायंस, इंडिया गठबंधन बोलते हैं, लेकिन गठबंधन की अंग्रेजी अलायंस जो है ऑलरेडी इंडिया में शामिल है, इसी वजह से उसको इंडी गठबंधन कहा जा रहा है। दूसरे शब्दों में आई तक ही फुल फॉर्म अलग है, ए से मतलब अलायंस से है और इसलिए उसका मतलब वही हुआ, गठबंधन ही हुआ। तो इस प्रकार से
ये इंडी गठबंधन इसीलिए इसको कहा जा रहा है। तो इंडी गठबंधन से जुड़े हुए अन्य जो नेता हैं क्षेत्रीय, वो कांग्रेस पर हमलावर होंगे और उसको छोटे बच्चे की तरह से, छोटे भैये की तरह से ट्रीट करेंगे। साथ ही बीजेपी का कद बढ़ेगा केंद्र में। देखना होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे किधर टिल्ट होते हैं। धन्यवाद।